हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए मैथ का सॉल्यूशन लेकर आई हूं जो बिहार पुलिस एग्जाम 14 मार्च और 21 मार्च को होने वाली है। उसके लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग अपने प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न में है, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 2 सेमी, 2√3 सेमी और 4 सेमी दी गई है के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजा 2 सेमी, 2√3 सेमी और 4 सेमी है। तो इस समकोण त्रिभुज के परिवृत्त यानी इसके जो बाहर वृत्त बनाया जाएगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। हो गया समकोण त्रिभुज। इसको मान लेते हैं ए 2 रूट है, 2 सेमी है, ए है हो गया 2√3 सेमी और एक कर्ण है, कर्ण सबसे बड़ा होता है तो ये हो जाएगा 4 सेमी। कह रहा है कि इस समकोण त्रिभुज के जो बाहर वृत्त बनाया जाएगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, परिवृत्त। ऐसे ऐसे अच्छा बना हुआ रहेगा। सॉरी, अच्छा से वृत्त नहीं बन पाया है, लेकिन ही इसके बाहर बना हुआ रहेगा, तीनों इसको शीर्ष को टच करेगा। तो पूछ रहा है कि परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का त्रिज्या का होता है वो समकोण त्रिभुज के कर्ण के आधा होता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो कर्ण इसका हो जाता है ये वृत्त का व्यास हो जाता है, इसलिए त्रिज्या इसकी हो जाएगी कर्ण के आधा हो जाएगी त्रिज्या। ये बीचों बीच से जाएगा त्रिभुज के, देखिए ऐसे रहेगा। तो ऐसे हम लोग इसको बना लेते हैं। वृत्त के बीच से जाएगी, इसकी जो होगी वो व्यास होगी। यहाँ पे ठीक से इसमें देखिए इधर कम है इधर ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा बन गया थोड़ा क्लियर। इसे जो कर्ण होता है समकोण त्रिभुज के वही होता है जो समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की होती है, को व्यास होती है। और यहाँ पे हम लोग को क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है त्रिज्या निकाल लेंगे। तो r बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बाई 2। तो कर्ण कितना है, कर्ण है 4/2 कर देंगे, यानी कि त्रिज्या कितना आ गया 2 सेमी। हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। हाँ देखिए पाई में आंसर दिया हुआ है, इसलिए पाई का वैल्यू नहीं रखेंगे। और r लाए 2 सेमी तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 पाई, और सेमी में था तो सेमी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप लोगों को ये मैथ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वृत्त का व्यासार्ध यानी कि त्रिज्या, व्यासार्ध यानी व्यास का आधा, त्रिज्या है जो √2 सेमी है। 2 सेमी लंबी जीवा से वृत्त को 2 खंड में बांटा गया है। छोटे खंड के कोण का मान पूछ रहा है। देखिए पहले हम यहाँ पे एक वृत्त बनाते हैं। हो गया। कह रहा है कि एक वृत्त का व्यासार्ध √2 सेमी, यानी इसकी त्रिज्या है जो, त्रिज्या कितना दिया हुआ है √2 सेमी। अब फिर कह रहा है कि 2 सेमी लंबी जीवा से वृत्त को 2 खंड में बांटा गया है। तो छोटे खंड का मान लें कि ए 2 सेमी हो गया, इसका जीवा हो गया, ये कितना है लंबा, 2 सेमी इसकी लंबाई है। कितनी होगी 2 सेमी। देखिए 20 को 2 बराबर भाग में बांट दिया, ये बड़ा भाग हो गया, ये छोटा। यहाँ पे हम लोग केंद्र मान लेते हैं वृत्त के ओ। तो फिर कह रहा है कि जब ए जीवा है, ए और बी जीवा, जो वृत्त को 2 भागों में बांटते हैं तो छोटे खंड के कोण ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए कोण कैसे बनेगा, यहाँ से इससे त्रिज्या से इसको मिला देंगे ऐसे करके।
तो ये मिल गया। तो देखिए ए हो गया बड़ा खंड, ए हो गया छोटा खंड। छोटा खंड का कोण पूछ रहा है तो छोटा खंड का कोण कौन हो जाएगा ए हो जाएगा छोटा खंड का कोण। ये देखिए इसका कोण ए हो जाएगा यहाँ से इधर वो बड़ा खंड का कोण। तो छोटा खंड का पूछ रहा है यानी कि इसका पूछ रहा है। देखिए व्यासार्ध कितना यानी त्रिज्या कितना √2 इसमें है। ए देखिए केंद्र से यहाँ पे परिधि पे मिल रहा है तो केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या का त्रिज्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √2, ए भी हो जाएगा √2। आई कितना है 2। अब देखिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए इस त्रिभुज के तीनों भुजा दिया हुआ है तो हम तीनों का अब स्क्वायर करके देखते हैं क्या यहाँ पे आता है। तो देखिए त्रिभुज क्या हम मान लेते हैं ओ ए ओ बी में ओ ए का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर आ जाएगा 2। फिर ओ बी का स्क्वायर करेंगे ये भी √2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2। फिर ए बी का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आ रहा है ही कर्ण का स्क्वायर। देखिए ये दोनों को जोड़ रहे हैं ये दोनों भुजा को तो कर्ण का 4 आ जा रहा है यानी कि ये है जो ए बी हो जाएगा जो कर्ण होगा और ये हो जाएगा एक हो जाएगा ये दोनों में से एक कोई लंब एक हो जाएगा आधार। ये पाइथागोरस प्रमेय फॉलो कर रहा है यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी कि ये जो त्रिभुज बन जाएगा ए ओ बी ओ हो जाएगा समकोण त्रिभुज बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखिए इसको ए बी को कर्ण मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर 4 है और ओ ए स्क्वायर कितना है 2 और ओ बी स्क्वायर कितना है 2, 2 + 2 जोड़ेंगे 4। देखिए ए वाला जो सिद्धांत है उसको फॉलो कर रहा है पाइथागोरस प्रमेय को ए फॉलो कर रहा है यानी कि हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय किसके लिए होता है समकोण त्रिभुज के लिए यानी कि ए जो त्रिभुज हो जाएगा वो समकोण और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण किसके सामने वाला कोण होता है कर्ण के सामने वाला कोण होता है जो 90 डिग्री होता है। तो कर्ण हो गया ए बी तो ए वाला कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री यानी कि इसका मान हो जाएगा 90 डिग्री यानी कि हो जाएगा क्या यहाँ पे पूछ क्या रहा था इसी का मान पूछ रहा था छोटे खंड का कोण तो ही ना है छोटे खंड का कोण। तो छोटे खंड का कोण कितना आ गया 90 डिग्री। देखिए इसमें ऑप्शन में 90 डिग्री नहीं है इसका इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर 90 डिग्री रहता किसी ऑप्शन में तो उसका आंसर 90 डिग्री हो जाएगा। छोटे खंड का कोण का मान कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में है कह रहा है कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं का योग 100 सेमी है और इसका एक कर्ण 40 सेमी है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। एक समचतुर्भुज है जिसके चारों भुजाओं का योग कितना है 100 सेमी दिया हुआ है यानी कि उसका चारों भुजाओं का योग नहीं होता है जो परिमाप होता है उसका परिमाप कितना दिया हुआ है 100 सेमी दिया हुआ है। और कह रहा है कि एक कर्ण 40 सेमी है। यहाँ पे एक कर्ण बना लेते हैं। मान लिए एक कर्ण है जो कितना है 40 सेमी और समचतुर्भुज के चारों भुजाओं का योग कितना दिया हुआ 100 सेमी यानी कि समचतुर्भुज के चारों भुजा होते हैं जो बराबर होते हैं तो इसमें 4 से डिवाइड करके एक भुजा का मान निकाल लेंगे यानी कि समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा का मान कितना हो जाएगा 100/4 यानी कि इसकी चारों भुजा हो जाएगी जो 25-25 सेमी लंबी हो जाएगी। 25 सेमी ये भी 25 सेमी। इसको हम मान लेते हैं पहले तो ये मान लिए ए बी सी और डी। तो यहाँ पे क्या निकालने के लिए कह रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। हम लोग देखिए इसको कैसे निकालेंगे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर इसको हम लोग नहीं निकाल सकते। इसको पहले हम लोग एक त्रिभुज का इसमें से किसी ये दोनों में से किसी एक का क्षेत्रफल निकालेंगे और 2 से गुणा कर देंगे तब ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए हम लोग यहाँ पे त्रिभुज पहले निकाल लेते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी डी में देखिए 2 से हम लोग क्यों गुना करें क्योंकि जो होता है ना समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है दोनों में से कोई विकर्ण यानी कि समचतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण होता है जो समचतुर्भुज के 2 बराबर भागों में बांटता है। इसलिए हम
ये जो विकर्ण है इस समचतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांट दिया, यानी कि इस त्रिभुज है, त्रिभुज का मान हो जाएगा जो बराबर हो जाएगा। तो एक त्रिभुज का हम लोग मान निकाल लेंगे और 2 से गुना कर लेंगे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए हम लोग त्रिभुज ए बी डी में देखते हैं। तो ए बी डी में देखिए ए 25 सेमी हो गया, ए भी 25 सेमी और ये हो गया 40 सेमी। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग 1/2 आधार गुण ऊंचाई से तो निकाल नहीं सकते, इसको किससे निकालना पड़ेगा, हेरोन के सूत्र से निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग पहले एस निकालते हैं, यानी कि अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप निकालेंगे, तीनों भुजा का योग बटा 2 की 25 40/2, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 90 बटा 2 45। अर्ध परिमाप एस कितना आ गया, 45 सेमी आ गया। अब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हेरोन के सूत्र से √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। यहाँ पे a b c क्या हो गया, ये त्रिभुज का हो जाएगा, वो भुजा हो जाएगा। तो a सब को वैल्यू पुट कर देते हैं। s का मान कितना आया 45, s माइनस a मान लिया 25 सेमी, तो s माइनस यानी कि 45 माइनस 25 यहाँ पे 20 हो जाएगा। a भी 25 सेमी, तो 45 माइनस 25 20। अब हम लोग सी कितने हो जाएगा 40 सेमी, तो s माइनस यानी कि 45 माइनस 40 गुने 45 माइनस 40 बराबर 5, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। और इसको हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा 9 5 45, 45 को लिख सकते हैं ना, 9 गुने 5 9 5 45, इस 5 को यहाँ पे ले आएंगे, ये हो जाएगा 20 गुने 20। तो वर्ग से निकल जाएगा, 9 निकलेगा, 9 बाहर निकलेगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 5 है तो 1 5 निकल गया, 5 2 को 20 है तो 1 20 निकल गया। इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 25 100 और 100 या 300, यानी कि यहाँ हो जाएगा 300 सेमी स्क्वायर। ये 300 सेमी स्क्वायर जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं आया, ये आया त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल आया है। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें से 2 से गुना कर देंगे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने ये दोनों जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने हैं, 2 गुने त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। एबीटी का क्षेत्रफल कितना आना है 300, यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया 600 सेमी स्क्वायर। थोड़ा सा लंबा गया है, लेकिन आपको जब आ जाएगा बनाने के लिए तो आप लोग तुरंत बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक फॉर्मूला याद रखिएगा हेरोन के सूत्र का, ऐसे डायरेक्ट भी आप लोगों से पूछ सकता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल सकते हैं, तो फॉर्मूला आप लोग लगा के निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या चीज से, प्रतिशत से कह रहा है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपया है। अंकित मूल्य पर 25% की कटौती देने के बाद 20 रुपया की हानि हुई, तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं। कह रहा है कि एक घड़ी है, उसका अंकित मूल्य यानी कि क्रय मूल्य अंकित मूल्य जिस उस पे अंकित है उसका अंकित मूल्य कितना है 400 रुपया। अंकित मूल्य पर 25% की कटौती देने के बाद 20 रुपया की हानि होती है, यानी कि बेचता है तो उस पर 25% की छूट देता है। देखिए इसको हम लोग पहले एसपी निकाल लेंगे। बेचता है, अंकित मूल्य था 400 और 25% की कटौती करता है, यानी कि छूट देता है, तो 400 25% की कटौती करता है, बेचता कितना 75% में। इसका एसपी हो जाएगा 400 का 75%, यानी कि इसका एसपी हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 300 रुपया। फिर क्या कह रहा है कि 25% की कटौती देने के बाद 20 रुपया की हानि होती है, यानी कि हानि कैसे हुआ, ये बेचा 300 में हानि हो गया, तो इसका यानी कि इसका क्रय मूल्य ज्यादा होगा, इसमें से 20 रुपया इसका हानि हुआ, यानी कि 20 रुपया ज्यादा क्रय मूल्य था, यानी कि सीपी बराबर हो जाएगा 300 प्लस 20 320 क्रय मूल्य रहेगा तभी ना 300 में बेचेगा, तो इसको 20 रुपया का हानि होगा। तो ये तो हानि तो दिया हुआ है 20 रुपया, लेकिन पूछ क्या रहा है हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, जैसे लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा 100, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, उसी तरह होगा हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो हानि कितना है 20, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 320।
इसको हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे तो कितना आएगा, रह जाएगा 25/4 यानी कि 6.1/4% की उसको हानि हुई। ये अंकित मूल्य पर जब 400 था उसमें अंकित मूल्य 25% की छूट देता है तो इसको कितनी प्रतिशत की हानि होती है, 6.1/4। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और इन्हें 15% छूट पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। एक व्यापारी जो अपनी वस्तु के क्रय मूल्य से यानी कि वस्तु का जितना क्रय मूल्य था उससे 40% अधिक अंकित करता है और वो अंकित मूल्य पर 15% का छूट देता है तो बोल रहा है कि उसका लाभ कितना होगा। हम लोग क्रय मूल्य को यहाँ पे क्रय मूल्य को 100 मान लेते हैं। कह रहा है कि क्रय मूल्य से वो कितने प्रतिशत अधिक अंकित करता है, 40%, यानी कि एमपी यानी कि मार्क प्राइस अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 40% अधिक करता है यानी 140 रुपया। वो बेचता कितना है, 15 अंकित मूल्य पर कितना का छूट देता है, 15% का, तो यानी कि 140 से 15% का छूट तो हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य। तो 140 का 15% का छूट देता है यानी कि बेचता कितना, 85%। इसका 85% निकाल लेंगे। इसको हल करिएगा तो 119 आएगा यानी कि इसका विक्रय मूल्य कितना आ गया, 119। और क्रय मूल्य इसका कितना था, 100। तो 100 इसको लाभ कितना हो रहा है, 19 रुपया का। प्रतिशत लाभ, सॉरी यहाँ पे प्रतिशत नहीं होगा, 19 रुपया का लाभ हो रहा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, उसका लाभ प्रतिशत। देखिए यहाँ पे 100 इसका क्या है, इसका सीपी ही 100 है, 100 बेस है यानी कि इसका 19% भी हो जाएगा। प्रतिशत में लाभ और इसका लाभ दोनों बराबर है। देखिए इसको से निकाल के बता देंगे, 19 ही आएगा। लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ 1900 क्रय मूल्य 100 है तो 100 से 100 कट जाएगा यानी कि 19% ही लाभ होगा। देखिए जब क्रय मूल्य 100 रहेगा तो जितना लाभ होगा उतना ही लाभ प्रतिशत होता है, यानी कि इसका लाभ 19 था, 19 रुपया था तो इसका लाभ प्रतिशत भी 19% ही होगा। कब, जब क्रय मूल्य 100 रहता है तब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19%। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो घोड़े क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दूरी को तय करते हैं। यदि दूसरा घोड़ा पहले की तुलना में 12 मिनट अधिक समय लेता है तो तय की गई दूरी कितनी थी। दो घोड़ा है, एक का चाल कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा का चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि साधारण सी बात है कि जो ज्यादा तेज चलेगा वो पहले पहुंच जाएगा। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा से जो घोड़ा चल रहा है वो पहले पहुंचेगा किसके अपेक्षा में, जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है उसकी अपेक्षा में, क्योंकि दोनों का दूरी है जो समान है। देखिए वो दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना दिया हुआ, यानी कि 12 मिनट अधिक समय लेता, यानी कि दोनों के पहुंचने का समय का अंतर कितना दिया हुआ, 12 मिनट दिया हुआ है। पूछ रहा है कि तय की गई दूरी कितनी थी। मान लिया हम लोग दूरी को मान लेते हैं डी, दूरी कितनी थी, डी। देखिए इसमें समय का डिफरेंस दिया हुआ है कितना, 12 मिनट, यानी कि एक जो ज्यादा तेज घोड़ा चलता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा से वो कितने 12 मिनट पहले पहुंच जाता है, 10 किलोमीटर चलने वाला घोड़ा 12 मिनट का बाद पहुंचता है। तो समय का डिफरेंस दिया समय का, तो यहाँ पे समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा 4। तो दोनों को समय का डिफरेंस हम लोग निकालते हैं, दूरी दोनों का एक ही है तो डी बटा पहला घोड़ा का चाल, एक घोड़ा का चाल है 10 किलोमीटर और दूसरे का चाल है 15 किलोमीटर। तो देखिए तो ज्यादा समय लेगा उसी को पहले लेंगे। ये जो स्लो चल रहा है वही तो ज्यादा समय लेगा, इसलिए इसको पहले लिखते हैं, इसमें से घटा लेते हैं, यानी कि ज्यादा तेजी से चल रहा है तो कम समय लेगा तो इसको हम लोग इससे घटाते हैं, बड़ा में से छोटा को। तो यहाँ पे डी बटा 15 हो जाएगा। इसका अंतर कितना दिया हुआ है, 12 मिनट दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 इसका किलोमीटर प्रति घंटा में, यहाँ पे समय का अंतर दिया हुआ 12 मिनट, इसको भी हम लोग घंटा में बदल लेंगे। तो 12 मिनट को घंटा बदलेंगे तो 60 से भागा दे देंगे। अब देखिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। इसका एलसीएम आएगा 30, ये हो जाएगा 3d माइनस 2d 12/60। यहाँ देखिए 3 दूना 60 कट जाएगा, 3 में डी में से 2d घटेगा तो यहाँ डी, यहाँ पे देखिए 6 गुना 12 भी कट जाएगा, यानी कि डी बराबर आ जाएगा 6 किलोमीटर। दूरी कितनी थी वो
घोड़ा कितना दूरी दोनों तय किया था? 6 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा 6 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है देखिए, कह रहा है कि यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। कह रहा है कि ए की आय बी से 40% कम है, इसको हम ए यहाँ लिख लेते हैं बी। ए की आय जो बी से कितने प्रतिशत कम है? 40। मान ले बी की आय 100 है तो ए की आय कितनी हो जाएगी? 60, यानी कि 40% कम है तो ए की आय 60 हो जाएगी। अब आगे क्या करा है? तो बताइए कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि जो बी की आय है वो ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। हाँ, कह रहा है कि बी की आय ए की आय बी की आय से 40% कम है। ए कह रहा है, पूछ क्या रहा है कि कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो कितना है यहाँ पे देखिए, पहले इसे इसका ना डिफरेंस निकालता है। 40 अधिक है, यह प्रतिशत में पूछ रहा है तो 40 अधिक है। जो बी की आय ए की आय से कितना अधिक है? 40। और किससे अधिक है? किससे अधिक है? तो ए की आय से अधिक है। तो यहाँ पे ए की आय लिख देंगे और प्रतिशत पूछ रहा है तो 100। इसको हम लोग हल कीजिएगा तो आएगा 300/3। यहाँ पे 300/3 नहीं, पूर्णांक में दिया, पूर्णांक तोड़ेंगे तो आ जाएगा 66.2/3%, यानी कि जो है बी की आय ए की आय से 66.2/3% अधिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 66.2/3%। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन में है, कह रहा है कि एक की नाव धारा के अनुदिश कोई दूरी 8 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत 10 घंटे में वापस लौटती है। यदि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव द्वारा तय की गई यात्रा की एक ही ओर की दूरी किलोमीटर में कितनी होगी। कह रहा है कि एक जो नाव है वो धारा के अनुदिश, यानी कि धारा की जिस दिशा में धारा है उसी दिशा में किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करती है और उसी निश्चित दूरी को उस वापस लौटने में, धारा के विपरीत दिशा में वापस लौटने में 10 घंटा का समय लेती है। और बोल रहा है कि यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव द्वारा यात्रा की गई एक ही ओर की दूरी कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, धारा की चाल तो दिया हुआ है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे हम लोग नाव की चाल को मान लेते हैं x किलोमीटर। नाव की चाल को कितना मान लिए? x किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए यहाँ पे जितना दूरी वो गया था उतना ही दूरी वो वापस आया। तो यहाँ पे दूरी दोनों, जाने में जो दूरी लगा और धारा के विपरीत आने में जो दूरी लगा वो दूरी दोनों बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे दूरी को हम लोग बराबर करके हल कर देंगे। तो यहाँ पे इसका मान निकल जाएगा, नाव के चाल निकल जाएगा, फिर चाल निकल जाएगा तो हम लोग एक ओर की दूरी भी निकाल लेंगे। देखिए जाने में कितना दूरी लगेगा? तो दूरी बराबर क्या होता है? पहले चाल गुने समय होता है। तो धारा के अनुदिश जाने में दूरी, तो जाने में समय कितना लगा था? 8 घंटा। 8 घंटा हो गया। और चाल गुने समय, चाल गुने समय, तो यहाँ पे समय हो गया। अब चाल कितना हो जाएगा? धारा के अनुदिश जा रहा है, धारा की दिशा में जा रहा है, यानी कि नाव का चाल और धारा का चाल, धारा की दिशा में जब जाता है तो नाव की चाल और धारा की चाल जुट जाती है। तो नाव की चाल मान लें 100, धारा का चाल 1 किलोमीटर दिया तो जुट गया। तो देखिए जाने में दूरी हो गया और उसको धारा के विपरीत आने में वही दूरी आएगा, उतना ही दूरी। तो इसको दोनों दूरी को बराबर कर लेते हैं। तो आने में उसको कितना समय लगता है? 10 घंटा का। उसका चाल देखिए यहाँ पे बदल जाएगा, क्योंकि धारा के विपरीत आ रहा है, उसको धारा के चाल नाव की चाल में से घटाना पड़ेगा। तो नाव की चाल x माने x - 1, जाने में दूरी आने में दूरी दोनों बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग हल कर लेंगे, छोटा कर लेते पहले। 4 और 5, 4x + 4 5x - 5, इसको 5, ये 4x को 5x की तरफ ले जाएंगे तो x, और -5 को इधर 4 की तरफ लाएंगे तो 4 + 5 9। x का मान आ गया, x को क्या हम माने थे? नाव की चाल। नाव की चाल कितना आ गया? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे तो नाव की चाल नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि नाव द्वारा तय की गई यात्रा की एक ओर की दूरी पूछ रहा है। लोग दूरी निकाल लेंगे। यहाँ पे दूरी बराबर होगा चाल गुने समय। तो जाने वक्त का दूरी निकाले, आने वक्त का, दोनों का तो सेम ही होगा। तो देखिए हम लोग धारा के अनुदिश ही निकाल लेते। तो धारा के अनुदिश से यहाँ पे देखिए निकालते हैं दूरी बराबर हो जाएगा धारा के अनुदिश
यहाँ पे धारा के अनुदिश ही दूरी है ना, समय दिया हुआ है, जाने में 8 घंटा लगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। x की जगह पे यहाँ 9 पुट कर देंगे तो 9 + 1 कि 8 × 9 = 10 यानी कि 80 किलोमीटर हो जाएगा जो दूरी हो जाएगा। देखिए धारा के विपरीत दिशा से भी निकालेगा तो उतना ही आएगा 80 किलोमीटर। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 9 - 1 हो जाएगा 8, 10 × 8 80 किलोमीटर हो जाएगा। दोनों तरफ से निकालेगा क्योंकि दूरी सेम होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 80 किलोमीटर। एक ओर की दूरी कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर, दोनों ओर की पूछेगा तो 80 + 80 160 किलोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 40 आदमी किसी कार्य को एक नियम यानी कि नियत समय में कर सकते हैं। यदि कार्य पर केवल 30 आदमी लगाए जाएं तो इसे पूरा करने में 6 अतिरिक्त दिनों की आवश्यकता होती है। तो 60 आदमी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। 40 आदमी किसी कार्य को एक निश्चित समय पूरा कर सकता है। यदि कार्य के लिए केवल 30 ही आदमी लगाया जाए तो जो निश्चित समय किया गया था उससे 6 अतिरिक्त दिन लगता है। तो 60 आदमी उस कार्य को कितना दिन में पूरा कर लेगा। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि पहले क्या निकालेंगे कि 40 आदमी उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। तो अब फिर हम लोग 60 आदमी कितना दिन में कर सकता है वो निकालेंगे। देखिए 40 आदमी एक उस काम को कितना दिन में पूरा कर लेगा, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं कि वो x दिन में पूरा करता है। देखिए 40 आदमी किसी काम को कितना दिन में मान लें कि x दिन में पूरा करता है, तो यहाँ हो जाएगा एक हम लोग आप लोग को पहले वाला वीडियो में फॉर्मूला इस टाइप के जो क्वेश्चन होता है उसका फॉर्मूला बताए थे MDH/W। यहाँ पे मैन, डे और आवर ये हो जाता है वर्क। इस फॉर्मूला पे हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे 40 मैन कितना है 40 हम लोग डे कितना माने है x। अब फिर उसी काम को इस काम को कितना अगर 30 आदमी लगाया जाए तो कितना दिन अतिरिक्त लगता है, निश्चित समय से कितना दिन अतिरिक्त लगता है 6 दिन। तो x कितना दिन लगता है x + 6। काम तो वही है इसलिए दोनों को बराबर कर दिए हैं। अब इसको हल करेंगे, 0 से 0 कैंसल, 4x + 3x + रहेगा 18 यानी कि x का मान कितना आ गया 18। यानी कि 40 आदमी उस कार्य को कितना दिन में पूरा कर लेगा 18 दिन में। यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि 60 आदमी उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। तो 40 आदमी देखिए 40 आदमी कितने दिन में पूरा कर रहा है 18 दिन में। अब कितने आदमी के लिए पूछ रहा है 60 आदमी। 60 आदमी कितने दिन में पूरा करेगा, इसको x मान लेते 3 में इसको मान लेते हैं कुछ भी d मान लेते हैं x, क्योंकि इसको मानने हैं इसलिए इसको x नहीं मान सकते हैं। ठीक है, काम तो वही है इसलिए दोनों को बराबर कर दिया। इसको हम लोग हल कर लेंगे तो हल करके कितना आ जाएगा, काट लेंगे इसको, काट लेंगे 6 d बराबर कितना आएगा 4 तिया 0 से कटा हुआ 4 तिया 12 यानी कि 60 आदमी कितना दिन में कर लेगा उसी काम को 12 दिन में कर लेगा। इसका राइट आंसर होगा 12 दिन। ऑप्शन सी में 12 इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु 625 रुपया में बिक्री करने से जितना मुनाफा होता है उतना ही नुकसान 435 रुपया बिक्री करने से होता है। तो वस्तु की कीमत क्या होगी। कह रहा है कि एक वस्तु को 625 रुपया में बेचने से जितना लाभ होता है मुनाफा होता है उतना जब उसको हम लोग 435 रुपया में बेचते हैं तो उतना ही उस हानि होता है। देखिए कह रहा है कि किसी वस्तु को हम 625 में बेचें तो जितना लाभ हुआ उतना ही जो हानि होता है जब हम लोग उसको 435 रुपया में बेचते हैं। तो मान लिए हम लोग CP को x मान लेते हैं, तो उसको जो इतना बे में बेचने पर जो लाभ हुआ और इतना में बेचने पर जो हानि हुआ वो बराबर है। कह रहा है कि उतना ही होता है, तो दोनों को हम लोग यहाँ पे बराबर कर लेंगे। देखिए जब 625 रुपया में बेचेगा तो लाभ कितना होगा, लाभ होता है जब लाभ होता है तो लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हम क्रय मूल्य को x मान लें, विक्रय मूल्य कितना 625 में बेचता है तो लाभ होता है, कि लाभ कितना हो जाएगा 625 - x, इसका लाभ हो जाएगा। इतना में बेचने से जितना लाभ होता है उतना ही 435 रुपया में बेचने से हानि होता है, तो इसको हानि बराबर हो जाएगा। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है
हानि बराबर, यानी कि क्रय मूल्य से कम में बेचेगा तभी तो हानि होगा। तो यहाँ 435, यानी कि ये दोनों है जो बराबर हो जाएगा। इसको x इधर आएगा तो यहाँ 2x हो जाएगा, अरे जुड़ जाएगा दोनों, 625 और 435 जुड़ जाएगा तो जुट के आ जाएगा 1060। इसको 2 बार में काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 530। इसका विक्रय मूल्य कितना, सॉरी x को क्या माने थे, क्रय मूल्य CP, इसका क्रय मूल्य कितना आ गया 530 रुपया। इसको क्या पूछ रहा है यहाँ पे, वस्तु की कीमत क्या होगी, यानी कि क्रय मूल्य ही पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 530 रुपया, ऑप्शन नंबर बी में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये था आज का लास्ट प्रश्न। इसी तरह मैं आप लोगों के लिए एग्जाम तक लगातार मैथ का सॉल्यूशन प्रोवाइड करती रहूंगी, जो एग्जाम में आने लायक है, इम्पोर्टेंट है। देखने के लिए थैंक यू।